गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिलसिला चल रहा है बीपीएससी ट्री का, बिल्कुल धमाकेदार और तहलका। आप लगाने के बाद बिल्कुल एनर्जेटिक हो जा रहे होंगे, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और आपके लिए काफ़ी कुछ खो जाता है लोग एक सफलता को पाने में, काफ़ी कुछ खो जाता है लोग एक सफलता को पाने में। कई रातें लगती है अपना दिन लाने में। याद रखिएगा, ये जगमगाती ये चांद सितारे यानी जुगनू से भरा रात महफिल सजाने में महज कई साल खर्च करना पड़ता है, तब वो रात देखने को मिलता है। इसी पे आपके लिए जहाँ रहिए एनर्जेटिक रहिए। क्या है, काफ़ी कुछ खो जाता है लोग एक सफलता को पाने में। कई रातें लगती है अपना दिन लाने में। वो दिन आपका ज़रूर आएगा। आप बीपीएससी शिक्षक बनने जा रहे हैं। बीपीएससी जो एंट्रेंस ले रही है शिक्षक बहाली के लिए, उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द जनवरी बोला गया मेरे से, जून में एग्ज़ाम होने वाली है। और आप उसके लिए पूरे जोश और पूरे जज्बात और उमंग के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जोश कायम रहे। आते हम लोग सेट की तरफ। जोश में थोड़ा सा भी कमी नहीं आना पाए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ आपकी कमज़ोरी थी, आपने उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया, वो कमज़ोरी आपकी ताकत बन गई। और जो आपका ताकत जोन था यानी जो स्ट्रॉन्ग जोन था, उस पर आपने मेहनत करना कम कर दिया, वो आपका कमज़ोरी बन गया। तो याद रखिए, किसी चीज़ को आप जो है इग्नोर नहीं करिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर कम समय दीजिए, जो आपका वीक है उस पर ज़्यादा समय दीजिए, लेकिन दोनों को साथ लेकर के चलिए। ऐसा ना हो जाए कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है अनदेखा करने की वजह से वो भी आपका कमज़ोर हो जाए और वो आपका सिलेक्शन दिलाने में बाधा बन जाए। ठीक है, तो याद रखिए हमेशा हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलिए। किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करिए। इग्नोर करने से लोग बिछड़ जाते हैं। उसी तरह से विद्या का भी चीज़ है, एजुकेशन भी ठीक उसी तरह का है। टीचिंग का भी मामला वही है, प्रिपरेशन का भी मामला वही है। अगर आप इसे इग्नोर करना शुरू कर देंगे या लाइटली लेना शुरू करेंगे, इसको हल्का जानेंगे, तो आपके आपके ऊपर बहुत ही डोमिनेंट और बहुत कारगर भारी पड़ने वाला है। इसलिए ख्याल रखिएगा कोई कमी न रहने पाए। आइए हम लोग प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, एनर्जी इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग वर्क, यानी एनर्जी किस में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले तो जानिए, क्या जानिएगा कि एनर्जी जो होता है, ना ही इसको हम बर्बाद कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। एनर्जी का एक ही सूरत है, क्या होना, रूपांतरण करना। उसको हम लोग कन्वर्टेड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या करते हैं, अनदर फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मतलब नहीं बना सकते, नहीं बर्बाद कर सकते। जैसे आपकी बात अगर हम बताएं, इलेक्ट्रिक का यूज अगर आप करते हैं लाइट के रूप में, तो वही इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी में। उसी इलेक्ट्रिक को आप यूज़ करते हैं किस में, फैन में, सीलिंग फैन में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो आप उसको देखते होंगे कि वो रोटेट करने लगता है। इसका मतलब कोई जो घूमने वाला होता है उसमें जो एनर्जी होता है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो इसका मतलब हमारा एनर्जी वही है, पोजीशन बदलने से उसका नाम बदल गया, चीज़ बदलने से उसका नाम बदल गया। तो इससे साफ स्पष्ट रखिएगा कि एनर्जी को हम लोग नहीं बना सकते और नहीं बर्बाद कर सकते हैं। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो याद रखिए आंसर क्या होगा, यानी एनर्जी इन्वॉल्व इन द क्रिएटिंग वर्क। काम करने के लिए एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर्ड होता है, यूज अप नहीं होता, एग्जॉस्ट नहीं होता और गेट लॉस। जैसे हमने कहा कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब क्या हुआ कि नहीं एनर्जी हम बना सकते और नहीं बर्बाद कर सकते। तो ये बर्बाद करने वाला है और ये क्या करने हैं, बोलिए, यूज करने, यानी उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेबल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये शुद्ध आपका आंसर है। हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। याद रखिए 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता। अगर कोई एनर्जी आप जान रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता हाफ mv²। कन्वर्ट कर लीजिए, कोई भी एनर्जी हो इसका ऐसा मात्रा जो होता है जूल होता है। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या वर्क एनर्जी हो, कुछ भी हो,
सब एनर्जी का एसआई मात्रक जो होता है जूल ही होता है। इसको कह रहा अर्ग, यानी जूल का जो है कन्वर्ट करना है। अर्ग, अर्ग क्या किसका मात्रक है? तो जूल का ही मात्रक है, लेकिन ये छोटा मात्रक है। इसको हम लोग सीजीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीएस यूनिट कहेंगे इसको। यानी ऊर्जा का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है। तो अर्ग में लाने के लिए C4 सेंटीग्राम, यानी लेंथ जो होगा उस लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, और G4 ग्राम जो हमारा मास तौलेबल चीज हो जिसको हम तौल सकते हैं उसको हम लोग ग्राम में लेंगे। और S4 सेकेंड टाइम जो होगा हमारा MK सिस्टम हो कि CGS सिस्टम हो, सभी में हम लोग टाइम को हम लोग सेकेंड में ही लेते हैं। क्या लेते हैं? यानी स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है टाइम का वो सेकेंड होता है। ठीक, अब कन्वर्ट करिए यहाँ पे। ये हाफ जो है ये यूनिट लेस है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये काउंटेबल नंबर है। राइट। M जो है हमारा मास है। M क्या है? मास है। तो मास को आप वजन करते हैं, तो मास को आपको किस में लेना है? ग्राम में लेना है। आपको जब भी एसआई मात्रक की बात किया जाएगा तो मास को हमको लेना होता है किस में? केजी में। यानी जूल तभी होगा जब हम मास किस में लेंगे? केजी में लेंगे। ये बात याद रखिएगा। मास को यानी द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, चलिए आपको कन्वर्ट करना किस में? अर्ग में। यानी एसआई से कहाँ लेके जाना है? सीजीएस में लेना है। इसका मतलब हमारा जो लेंथ होगा उसको हम लोग सेंटीमीटर में लेना है, और जो मास होगा उसको हम लोग ग्राम में लेंगे। तो 1 kg यानी हमारा जूल से किस में जा रहा है? अर्ग में जा रहा है। इसका मतलब हमारा जूल से कन्वर्ट हो रहा है सीजीएस में, तो मास को हम लोग लेंगे ग्राम में। क्या लेंगे? तो 1 kg हमारा रहा होगा MK में जूल में, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम। कुछ नहीं होता तो अगर 1 जूल लिखा है इसका मतलब मास कितना? 1 kg। ठीक है, टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमारा क्या? 1 सेकेंड की बात। ये हमारा भी जो है हमारा वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी है। और वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखिएगा। और इसका स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मीटर का बाय पर सेकेंड का स्क्वायर दिया है, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर को हम लोग को कन्वर्ट करना है, ये हमारा ऐसा मात्रक है, इसको हम लोग को सेंटीमीटर में लेना। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल आपने सही कहा। इसका स्क्वायर है, सेकेंड हमारा 1 है तो 1 ही ले लीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 यानी 10 के पावर 4 कर दे डायरेक्ट हम, और नीचे 1। तो अब मुझे एक यूनिट हमारा समझ में आ गया। क्या आ गया? 1 जूल बराबर जब हम लोग अर्ग में लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 ग्राम इंटू 10 के पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिए ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए। इसी को हम लोग कहते हैं अर्ग। यानी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर को हम लोग अर्ग कहते हैं। अब जोड़ लीजिए, 10 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? यानी 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 3, यहाँ 10 के पावर है 4, तो कितना हो जाएगा बताइए? 10 के पावर 7। बहुत लोग इसको याद कर लेते हैं, तो जैसा आप समझिए, याद करना चाहिए, याद कर लीजिए। समझना चाहिए कि आया कहाँ से, तो इसको एक डेरिवेशन के रूप में बता दिए, ताकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है इस बीच में ही पूछ देता है, तो डेरिवेशन रहेगा पता तो आपको आसानी होगी। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर पावर? यानी पावर के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? तो पावर का परिभाषा ही होता है रेट ऑफ वर्क। रेट लगने के कारण समझ में आ जाना चाहिए। रेट ऑफ वर्क कह रहा है यानी जिसके साथ रेट लगा हुआ है, यानी उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करेंगे, यही हमारा रेट कहलाता है। ठीक है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा बताइए? रेट ऑफ वर्क, वर्क बाई टाइम, इसी को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है dW/dt, यानी साइमल्टेनियसली चेंज या स्मॉलेस्ट चेंजिंग के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क, वर्क बाई टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और ये हमारा एक्सप्रेशन ए है, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इन विच कैटेगरी डू पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फॉल? यानी किस में जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक दोनों फॉल करता है? तो याद रखिएगा मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उसमें हम यानी मैकेनिकल एनर्जी को हिंदी में बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा, क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। और ये होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग गतिज ऊर्जा करते हैं। ये दोनों का सम अप होता है मैकेनिकल एनर्जी, ये याद रखिएगा।
ठीक है, तो यानी फॉल डाउन कर रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी फॉल हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी फॉल कर रहा है, तो ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी की एक परिभाषा करेगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। पावर इज, अभी मैंने आपको बताया कि पावर जो है कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग पावर कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो हमारा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, चलिए पावर का ऐसा मात्रक क्या होगा, पावर का ऐसा मात्रक एक तो होता वाट, यहां से क्या हो जाएगा, वर्क का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल, और टाइम का ऐसा मात्रक सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड को ही हम पावर कहते हैं। ठीक है, एनर्जी इज, एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, तो अभी आप अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास ऊर्जा नहीं होता तो क्या कार्य कर पाते आप, यानी ऊर्जा के कारण ही आप बोलने का, यानी आपको बोलने का मन करता है, ऊर्जा के ही कारण खेलने को मन करता है, और ऊर्जा के कारण आपको टहलने का मन करता है। इससे ये पता चलता है कि ऊर्जा जो है एक एबिलिटी है, एक सेंस देता है किस चीज़ के लिए, डूइंग वर्क के लिए, काम करने के लिए। तो ये द एबिलिटी टू क्रिएट वर्क, काम करने की टेंडेंसी को डेवलप करता है, इसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। आई बात समझ में, चलिए अगला प्रश्न देखिए, द एनर्जी पॉजेज बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड, पोजीशन में कह दिया है तो पोजीशन जब भी बात करेगा तो यहाँ इसका मतलब होता पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता, पोटेंशियल। पोजीशन का मतलब रुके, खड़े में, स्टैंडिंग में, बैठे में, रुके हुए में, जब कोई व्यक्ति रुका हुआ रहता है या जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ रहता है, उसमें जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम स्टोर एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोर एनर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब दूसरा नाम। और काइनेटिक एनर्जी की बात आई जहाँ तक, तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा नाम जो होता है फ्री एनर्जी भी होता है। ठीक है, फ्री एनर्जी भी होता है दूसरा नाम। ठीक है, चलिए ये माइंड में रखते चलिएगा। और जब भी कोई स्टैंडिंग हो या सिटिंग हो, बैठा हुआ, उसमें एक एनर्जी काम कर रहा होता है, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यानी आपका आज का क्वेश्चन क्लास 12 के अंदर वो वर्क एनर्जी पावर, और आपका एसएचएम क्लास 11 का फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन पे आधारित है। जो आपके यानी क्लास, यानी ये मत समझिए कि क्लास जो 6 to 8 के लिए शिक्षक बनना चाह रहे हैं उसमें इस सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अवश्य पूछेगा। और आप देखिएगा कि जिस दिन एग्जाम थी उसके मॉर्निंग में मैंने सेट कराया था और उस सेट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन जो है वहाँ पे 6 to 8 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो क्लास 12 का ऑर्गेनिक का है। बताइए कहाँ से कोई पढ़ पाएंगे। और एक क्वेश्चन क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया। सिलेक्शन लेना है तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँ, अगर मान लिया जाए कि आप अगर 12 के पोर्शन को पढ़ने जाइएगा तो संभव नहीं कि आप पढ़ पाइएगा या समझ आए, क्योंकि जब हम उस स्टैंडर्ड में थे तो पूरे चैप्टर को कंप्लीट आप पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो अब तो बहुत डिस्टेंस हो गया होगा, पढ़ाई से लिंक बहुत छूट गया होगा। तो हम जो है वही सब चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी उठा रही है, सबको क्वेश्चंस के माध्यम से ही कंसेप्ट को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आपको लेना चाहें तो क्लास 12 अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछा गया, अगर उसको हम पढ़ाएंगे तो कम से कम, अगर कितना भी हम अगर रफ्तार में लेकर के जाए तो हमारा कम से कम 20 से 22 क्लास लगेगा लेक्चर। 1 घंटा अगर हम पढ़ाएंगे तो 22 लेक्चर लगेगा हमारा। किनके पास पोटेंशियल क्षमता है जो क्लास को देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, और बहुत लोगों को बाउंस मारेगा, उड़ जाएगा, क्योंकि लिंक नहीं है ना। इसीलिए सिलेक्टिव चीज़ों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने का, क्योंकि आपका सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। बागो बाहर मत देखिए, है ना, ज़्यादा तह में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उस पॉइंट को देखिए। अगर आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो ब्लाइंडली फेथ करिए मुझ पर, सिलेक्शन पक्का आपको होगा। अगर कोई किंतु परंतु आप माइंड में ला रहे हैं तो फिर ओवरऑल डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेना है। पूरी क्वेश्चंस यूट्यूब पे पड़ा है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं तैयारी करा रही है तो आप भ्रमित हैं। हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन तैयारी यानी पूरे चैप्टर्स को पढ़ा दिया जाए। सिलेक्टिव चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसी में क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप सीख लीजिए, और सीख करके जब उससे आधारित उस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आए तो आप गलती ना करें। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और आयनाइजेशन की हम बात करेंगे सिर्फ, तो कहाँ से हो पाएगा ऑपरेटिंग, उसकी हम सब तरीका लेकर के आएंगे, हर एक चीज़। आज हम 12th का फिजिक्स को उठाए हैं,
11th के फिजिक्स उठाए हैं, धीरे धीरे हम आपको उस लेवल पर लेकर के आ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, यानी एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, द नेचर ऑफ ग्राफिकल, यानी ग्राफिकल नेचर रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, यहाँ पे जो फोर्स होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है, कुछ ग्राफ का जो इक्वेशन आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस मान लीजिए वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कुछ इस तरह का होता है। जब ग्राफ का नेचर आप पढ़े होंगे तो इस ग्राफ का नेचर कहलाता है एलिप्टिकल। क्या कहलाता है? एलिप्टिकल। अगर y बराबर है mx प्लस सी है तो इस ग्राफ का नेचर कहलाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अगर यहीं पे y बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा कहलाता था पाराबोला। ठीक है, ये सब ग्राफ का नेचर है। ठीक है ना, तो ये सब माइंड में रखते चलेंगे हम लोग। और ये हमारा इक्वेशन बनता है एसएचएम से और ये हमारा इलेक्ट्रिकल हो जाता है। तो ग्राफ का नेचर हमारा कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल नेचर का हो जाएगा। ठीक है ना, कर्वनुमा अंडाकार इस तरह से। ठीक है, जैसे अर्थ को आप देखें, अर्थ कैसा है, तो आप ओवल नहीं कह सकते, एक क्या कहते हैं, एक एक्लिप्स टाइप का है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। ठीक है, ये इस तरह के माइंड में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। प्रोंग्स का हैंड क्या मतलब होता है कि कोई चीज को आप हैंड किए हुए हैं, तो जो जिसको आप लटकाए हुए वो हमारा प्रोंग है, कोई गतिविधि नहीं है उसको, तो जो चीज लटका हुआ है वो हमारा प्रोंग है। और ट्यूनिंग किसको कहते हैं? मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आपका रुका हुआ है, जो स्ट्रेट लाइन पे रुका हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिंग कहेंगे। और जो क्या परपेंडिकुलर हैंगिंग किया हुआ है तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोंग्स कहलाएगा। तो इसका मतलब दोनों में से किसी में चेंजिंग नहीं आ रहा, एक हमारा हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है और एक हमारा वर्टिकल लेटा हुआ है, इसका मतलब दोनों में से किसी में फेज चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो नो फेज चेंजिंग हमारा आंसर जो हो जाएगा, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, ये आंसर लिख लीजिएगा, नो फेज चेंज। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है तो कहीं पे मैं लिख देता हूँ, यही को आंसर बी नंबर को हम आंसर बना देते हैं, नो फेज चेंज। ठीक है, जीरो कर लीजिएगा, जीरो कर लीजिए यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द चेंज इन द फेज ऑफ द, व्हाट इज द चेंज इन द फेज इफ अ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। देखिए डेंसर मीडियम कहने का मतलब हो गया भीड़ भाड़ एरिया में जाना। ठीक है, तो वेव यानी यहां से प्रकाश का पता चलता है कि प्रकाश का दो नेचर है, एक है हमारा पार्टिकल नेचर, एक है हमारा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर कैसे समझे? जब लाइट बिना बेंड किए हुए सीधी गमन कर रही है तो हमारा पार्टिकल नेचर है, और जब लाइट बेंड कर जाए इसका मतलब ये पता चला कि जब लाइट बेंड हो रही है, ये हमारा वेव नेचर को भी हमको सूचित करता है। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश हमारा यानी लाइट जो होता है ड्यूअल नेचर का होता है, यानी पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी होता है। ये बात माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक है, इस बात को, यानी लाइट जो होता है ड्यूअल नेचर, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर है। आई बात समझ में? वेव नेचर के कारण हमारा शैडो बन पाता है। ठीक है, और पार्टिकल नेचर की जब लाइट फोटोन यानी जब बंडल ऑफ लाइट पड़ती है आप तक, एक बीम ऑफ लाइट यानी उसी यानी लाइट के कॉम्बिनेशन यानी एनर्जी के फॉर्म में रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यहाँ भी जो बात आ गई थी वेव से रिलेटेड और लाइट रिफ्लेक्टेड, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई चीज फेज जो है वेव, जब प्रकाश यानी वेव बेंड कर रही है इसका मतलब वेव है, प्रकाश जब बेंड कर जाए इसका मतलब क्या है? वेव है। अगर बेंड नहीं करता सीधे आ जाता तो हमारा वो पार्टिकल नेचर होता। बेंड कर गया है रिफ्लेक्टेड, तो अब जब रिफ्लेक्टेड बेंड किया है और नहीं करता तो पॉसिबिलिटी देखिए, बेंड किया इसका पॉसिबिलिटी यहाँ भी आने की जरूरत है। ठीक है, तो हमारा फेज चेंज, फेज चेंज कहने का मतलब होता है फेज चेंज कब माना जाएगा? ये मीडियम हमारा रेयर है और ये हमारा मीडियम है डेंसर, यानी इस पार्टिकल को क्रॉस करके हमारा आगे अंदर में डेंसर मान लीजिए भीड़ भाड़ एरिया में। ठीक है, मीडियम हमारा चेंज हो रहा है, रेयर से कहाँ जा रहा? डेंसर आ रहा था। अब बता दिए मुझे, जो इस लाइन आया है, ये लाइन और इस जो ये लाइट है, इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो आप बता दीजिएगा कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो हमारा जो फेज चेंजिंग होता है 180 डिग्री से चेंज करता है, और 180 डिग्री का वैल्यू जो होता है एक पाई के मान में होता है, एक पाई के बराबर। यानी पाई का जो एंगल के रेशो में बात करिएगा तो पाई जो हमारा होता है 180 डिग्री को सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी पाई जो होता है 180 डिग्री सूचित। तो आप याद रखिए जब फेज चेंज होगा और डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा हो,
डेंसर से रेयर की बात करें या रेयर से डेंसर की बात करें, जो हमारा फेज चेंजिंग आएगा 180 डिग्री का आएगा, और वो 180 डिग्री जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो निर्भर करता है, तो लिख लीजिएगा, यानी एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एम्पलीट्यूड का। और एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से भी सूचित करते हैं और कैपिटल ए से भी करते हैं, घबराइएगा नहीं। और एनर्जी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आई बात समझ में, ये मायने में रखिएगा। तो हमारा दोनों पे निर्भर करता है, तो हमारा इसमें जो है आंसर दिया है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक ही चीज लिखा है, ये एम्पलीट्यूड को हटा दिए स्क्वायर को, ये हमारा डी नंबर द करेक्ट आंसर। अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता और एम्पलीट्यूड दिया रहता तो आप आंसर करते, यानी एनर्जी जो है निर्भर करता है एम्पलीट्यूड पे भी, एम्पलीट्यूड को हिंदी में कहते हैं आयाम, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, यानी दोनों पे निर्भर करता है। राइट, चलिए कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, अगला प्रश्न आया आपका। अगला प्रश्न क्या है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड फॉर अ एसएचएम यूजिंग द इक्वेशन एक्स। देखिए ये जो इक्वेशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ये इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, ये हमारा ए है, इस इक्वेशन में भी हमारा क्या है, ए है। तो जब हमारा दो इक्वेशन दिया जाए और हमारा उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछे, तो एक फार्मूला लगाइएगा आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, मोड ऑफ क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला याद है, बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिएगा, मैथ को लगा दीजिएगा आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एम्पलीट्यूड कितना है बोलिए, यहाँ है एम्पलीट्यूड 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ एम्पलीट्यूड 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, मिलाइएगा तो हमारा हो जाएगा रूट 25। जब रूट हमारा टोपी से बाहर निकलेगा, इसका जोड़ा लग रहा, ये हमारा हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा बी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में। ऑन विच थ्योरी नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, मैंने आपसे अभी बात किया कि लाइट का जो नेचर है यानी ड्यूअल नेचर है। आखिर ड्यूअल नेचर किस वजह से आया, तो मैंने आपसे बताया कि जब लाइट बेंड कर रही है इसका मतलब वो वेव नेचर है, जो लाइट सीधी गमन कर रही है वो हमारा पार्टिकल नेचर है। इसका मतलब लाइट में वेव नेचर भी आता है और लाइट में पार्टिकल नेचर भी आता है, दोनों गुण पाई जाती है। तो याद रखिए पार्टिकल थ्योरी भी है, वेव थ्योरी भी है, तो दोनों हमारा बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाई लाइट इज साइड टू हैव अ ड्यूअल नेचर, यानी लाइट को हम लोग ड्यूअल नेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों नेचर में फॉलो करता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, यानी एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, क्या कहूंगा, सफलता पाने के लिए कई कुछ खोना पड़ता है, कई कुछ खो जाता है। महज एक सफलता को पाने के लिए कई कुछ खोना पड़ता है, यानी बहुत कुछ खोना पड़ता है एक सफलता को पाने के लिए, यानी कई रातें गंवानी पड़ती है अपना दिल डालने के लिए। तो ये हमेशा बात माइंड में रखिएगा। यूं ही अचानक से जो है अच्छे दिन नहीं आते हैं और यही अचानक से सफलता के बिल्कुल भी नहीं फूका जाता है। सफलता भी आपके संघर्ष पे निर्भर करती है। जैसा संघर्ष होगा, अगर आपने लगातार वे में संघर्ष किया है तो सफलता बहुत कम समय में मिलेगी, और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ किया है तो सफलता थोड़ा विलंब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा किया और सफलता नहीं मिली, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो आपको इंतज़ार कर रही है, और उस दिशा में आपका एफर्ट नहीं हो पा रहा जहां आपको जाना है, तो वक्त लगेगा इसमें, ठीक है ना। जहां जाना होगा फिर आप क्या यू टर्न लेंगे और उधर जाना हो जाता है। तो इसलिए घबराहट बिल्कुल नहीं होना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्शन नहीं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर है हमारा ए नंबर। इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स, यानी दोनों नेचर को ये फॉलो करता है। इसलिए लाइट जो होता है हमारा ड्यूअल नेचर होता है, मतलब दोगला नेचर का होता है। क्या होता है ड्यूअल नेचर का मतलब, समझते हैं ना, क्या समझते हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका भी खास है और मेरा भी खास है। बताइए वो किसका सगा है। आप कहोगे कि कोई ऐसा उसका सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं, मतलब ना हम भी उससे डर रहे हैं और आप भी उससे डर रहे हैं। वो व्यक्ति किसी के लिए अच्छा नहीं है, वो आप दोनों के लिए घातक है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए, और ख़ास करके
अभी जो है क्या कहते हैं स्टडी पीरियड में और प्रिपरेशन फेज में जो है ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के ही रहने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ना आप उसको क्या कहते हैं उधर काउंट कर सकते हैं ना इधर कर सकते, वो आपकी एनर्जी को लॉस करेगा। क्या करेगा? एनर्जी का लॉस करेगा। फिर बात वही कहानी आ जाएगी, नमक में क्या है शक्कर का स्वाद ढूंढने वाली बात। नमक में शक्कर समझते हैं ना, चीनी का, यानी नमक में शक्कर की स्वाद ढूंढ रहे हैं आप, कहाँ से होगा ये चीज़। चलिए, विच मेटल इज अ पार्ट ऑफ जर्मन सिल्वर, कौन है जो जर्मन सिल्वर का भाग है? तो आपको मैंने बताया कि कॉपर भी है, जिंक भी है, निकल भी है। शायद ये क्वेश्चन तो करा करके फिर आंसर आप लोग क्यों नहीं करते बताइए। कमेंट में आप अभी तक एक भी आंसर नहीं किए हैं, क्या इस सब क्वेश्चन की आपको ज़रूरत नहीं है? आप फुलफिल हो गए हैं क्वेश्चन से सफिशिएंट, यानी इतनी लेवल आ गई है, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं करिए कमेंट। ये भी क्वेश्चन, ये 16 नंबर क्वेश्चन को आप करके व्हाट्सएप पे आंसर करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आंसर करिएगा बना करके, ये क्वेश्चन मैंने बता करके हूँ, और कमेंट में इसका ABCD ऑप्शन में आंसर करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे बना करके आंसर करिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन ये भी आपका बताया हुआ है, इसका भी आप आंसर करिएगा, ठीक है। लगातार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आप खुद करिए, तभी तो जा करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन से क्या है, विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड, यानी किस ट्रॉफिक लेवल को हम लोग गलत से डिफाइन कर पाएंगे। तो याद रखिए ओमनीवोरस के लिए जो हमारा कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं है, बाकी सब के लिए है। ये डी नंबर हमारा इनकरेक्टली है, ठीक है। चलिए, ओमनीवोरस समझते हैं, सार्वहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वहारी। विच ऑफ द विच ऑफ दीज डज नॉट कंस्टिट्यूट टू बी अ रीजन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, यानी इसमें से कौन है जो जंगल को लॉस होने का कारक नहीं है? तो याद रखिए एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज का विलुप्त हो जाना ये जंगल का लॉस होने का कारक नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, विच ऑफ वन ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू द डायरेक्ट यूज टू ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी आप जो है डायरेक्ट यूज को फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। किसको नहीं करेंगे बोलिए? ये तो हमारा डायरेक्ट नहीं है, यानी हमारा जो है क्या है, ग्रास फॉर ग्रेजिंग। ग्रास फॉर ग्रेजिंग ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ ग्रास ही है। इसका कह रहा यानी प्रोडक्ट, यानी ग्रास तो सिर्फ एक ही है ना, ये अभी ग्रास ही है, उससे हम कुछ बनाए नहीं है, इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। तो हमारा आंसर ए नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज वाइल कैरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो एनर्जी पहुंच रही है, तो आप याद रखिएगा प्रकाश ही है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंच रही है, और प्रकाश में जो वेव होता है वो नॉन मैकेनिकल वेव होता है। नॉन मैकेनिकल वेव क्यों, नॉन मैकेनिकल वेव क्यों बोला गया बोलिए? क्योंकि प्रकाश को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये मीडियम लेस है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम पड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी लाइट जो है कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का, ठीक है। चलिए, ये बात माइंड में रखिएगा। आंसर है क्या? हाँ, सी नंबर है। आइए अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्यूरिन्स, प्यूरिन के मामले में कौन सही है? ये आपके लिए सबसे टफ क्वेश्चंस माना जाएगा अभी तक के सेट में, सबसे टफ क्वेश्चन, क्योंकि प्यूरिन का स्ट्रक्चर आपको जानकारी में होना चाहिए। प्यूरिन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनता है इसका, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन। यहाँ कार्बन है आपका, क्या है? यहाँ कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ ले लिए नाइट्रोजन है आपका, ये कार्बन है, फिर यहाँ पे आप ले लीजिए नाइट्रोजन, और आपका ये है कार्बन। तो ये हमारा है, बोलिए, यहाँ से ऐसे करिए, इसको इरेज कर, चलिए, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए ये रिंग जो, ये जो कॉमन कार्बन जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, ये दोनों रिंग के लिए कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करिए जो दोनों के लिए कॉमन है उसको काउंट नहीं करेंगे। एक, दो, अरे यार,
2 3 4 5 6 7, यानी 7 मेंबर रिंग है ये हमारा। कितने मेंबर? 7 मेंबर रिंग है। पहला बात, यानी रिंग जो कॉमन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो कॉमन है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 7 मेंबर रिंग हमारा हो गया। तो ये प्यूरिन जो हमारे पास 7 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर सही है, सही है। प्यूरिन्स आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स। सिंगल रिंग अगर हम बात करेंगे तो सब हमारा एक सिंगल, बाईसाइक्लो नहीं है, बाईसाइक्लो। ठीक है, ये अलग, ये इसको अगर काट कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? सिंगल बन जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये पाई जो बॉन्ड है यहाँ पे था, दोनों के लिए कॉमन, जब सटाइएगा तो दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा। तो हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये भी हमारा सही है। प्यूरिन का एक एग्जाम्पल है हमारा थायमिन। प्यूरिन का एग्जाम्पल हमारा थायमिन, तो हमारा डी नंबर भी सही है। प्यूरिन्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बिल्कुल, अब देखिए हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला गया? प्यूरिन के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो जब हमारा यानी कोई ऐसा रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट्स का एंट्री हो जाता है तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। साइक्लिक क्यों बोला गया? क्योंकि ये रिंग है, जो रिंग होता है उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। और ये साइक्लिक अगर कुछ नहीं है तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो ये हमारा होमोसाइक्लिक कहलाएगा। और इसी में यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा किसी का भी एंट्री हो जाए, ठीक है, तीसरा या चौथा किसी का एंट्री हो जाए तो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। साइक्लिक क्यों? रिंग क्लियर हो गया। तो हमारा बी सी डी सब सही है और ये हमारा गलत है। प्यूरिन्स आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ क्या करा? स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सब सही है यहाँ, सब सही है। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चारों सही है। अगला क्वेश्चन चाहिए, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर कितने कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखिएगा 3 कंपाउंड्स आर प्रेजेंट होते हैं। 3 कंपाउंड्स कौन कौन? 3 कंपाउंड्स कौन कौन है? बोलिए। डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। दूसरा क्या है? फॉस्फेट, फॉस्फेट। तीसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 कंपाउंड्स होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न आइए, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन इस्चेरिचिया कोलाई। इस्चेरिचिया कोलाई में कितने बेस प्रेजेंट होते हैं? तो याद रखिए 4.6 इंटू 10 के पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 4.6 इंटू 10 के पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट होता है किसमें? इस्चेरिचिया कोलाई में। यानी आपका जब फेज 2 हुआ था बीपीएससी का साइंस का जो एग्जाम, जिसमें क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन ज्ञानघर यूट्यूब चैनल का आया था, उसमें क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस नहीं था एक्चुअली में, वो क्वेश्चन कुछ और था। यानी स्पेसीज, कितने स्पेसीज जो है ये पाए जाते, जो अभी एग्जैक्ट मेरे माइंड में वो क्वेश्चंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस कुछ कुछ आ जाता है, तो ये क्वेश्चन भी जो है माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा लक्षण है जो ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है? तो याद रखिए नंबर ऑफ आरएनए नहीं, नंबर ऑफ प्रोटीन्स मोलिकुल्स नहीं, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम नहीं, लेंथ ऑफ डीएनए ये मायने रखता है। क्योंकि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होता है, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो ये आप माइंड में रखिए। यानी डीएनए का जो है टर्म कौन दिया था? बोलिए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का डिस्कवरी किसने, यानी डीएनए का फादर किसको माना जाता है? तो ये चीज़ को आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ नॉलेज आप भी मुझे शेयर करिए। इससे क्या होगा कि आपके भी नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा और मुझे भी थोड़ी जानकारी मिलेगी आपसे। मैं भी सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि आई एम बेस्ट लर्नर। मैं सीखने पे विश्वास करता हूँ और मैं एक बहुत अच्छा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये याद रखिए। और 25 क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है कंप्लीट, यानी बीपीएससी ट्री का सेट आज जो है कंप्लीट होकर के 11वां सेट कंप्लीट हो गया। अब तक अच्छा खासा लेवल आ गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे थोड़ा अपग्रेड की तरफ जाएंगे। जो क्वेश्चंस बीपीएससी का एक पैटर्न रहा उठाने का, तो आज जो हम लोग 11th और 12th का फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और आपका इनहेरिटेंस एंड मोलिकुल्स का यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट करने का प्रयास किया है।
ठीक इसी तरह से कुछ कुछ हम लोग एंट्री मारते चले जाएंगे। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से लगातार बने रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्ञान घर का एप्लीकेशन भी आ गया है, एप्लीकेशन का लिंक जो है आप तक पहुंच रहा है, उसको भी आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के माध्यम से ही प्रैक्टिस सेट लगातार शुरू होगा, स्टार्ट होगा, और उसका डिस्कशन यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लाइव मिलेगा। आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। बिल्कुल इस बार सिलेक्शन ले ही के रहना, फोड़ देना है, इस बार छोड़ना नहीं है। कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन ले करके रहना, चाहे जैसे हो। बस ये जोश, ये जज्बा, एक जुनून पैदा करना है, ठीक है। बस वो बातें क्या याद रखना है, काफ़ी कुछ खो जाता है, एक सफलता को पाने के लिए कई रातें गंवानी पड़ती है, एक दिन को लाने के लिए। थैंक यू सो मच। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।